हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सिंपल सर्किट। ठीक, तो ये जो सिंपल सर्किट हम बता रहे हैं, ये इसमें टेंथ के स्टूडेंट के लिए भी है और ये ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब जो टेंथ में स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही चीज़ आती है। मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब तो टेंथ में भी है। और इसके अलावा आगे जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि पोटेंशियोमीटर वगैरह, ठीक, किरचॉफ लॉ, और क्या कहना चाहिए, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सब चीज़ें जो है वो ट्वेल्थ के में थोड़ा अलग ऐड की गई हैं। बाकी सब चीज़ें टेंथ में भी हैं और ट्वेल्थ में भी हैं। तो ये जो मेरा लेक्चर है वो दोनों के लिए उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। मतलब टेंथ के बच्चों के लिए भी और ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट में अभी तक हमने वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या देखा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ देखा था। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ ये था, ओम्स लॉ ये था कि V अपॉन आई कांस्टेंट होता है। ठीक, मतलब अगर V और I में हम ग्राफ खींचें तो एक ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, मतलब V1 I1, V2 I2, V3 I3, माने V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू V3 अपॉन I3। ये कहता है ओम्स लॉ। तो जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको कहते ओम्स सर्किट। ठीक, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको कहते नॉन ओम्स सर्किट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम V और I में ग्राफ देखेंगे तो इस तरह का आएगा ये। ठीक, और अगर हम कहीं पर भी V और I का रेशियो निकालना है तो हम इसमें एक टेंजेंट खींचेंगे। ठीक, तो ये जो टेंजेंट खींचे हैं, ठीक, तो ये V1 I1, V2 I2, V3 I3, और ये टेंजेंट इस आई एक्सिस के संग में एंगल बना रहा θ1, θ2 और θ3, ये टेंजेंट। ठीक, तो टेन θ1 इज इक्वल टू होगा V1 अपॉन I1,
tan θ2 होगा V2 अपॉन I2 और tan θ3 होगा V3 अपॉन I3। तो इस नॉन ओम सर्किट में θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 एंड नॉन इक्वल टू θ3, आपस में ये बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 एंड नॉट इक्वल टू θ3, देयरफॉर tan θ1 नॉन इक्वल टू tan θ2 and non equal to tan θ3, therefore V1 upon I1 not equal to V2 upon I2 or not equal to V3 upon I3, therefore V upon I is not constant। ठीक, तो ये कहलाता है नॉन ओम सर्किट। ठीक, ये था ओम सर्किट, ये था नॉन ओम सर्किट। जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमीय परपथ कहते हैं, जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता उसे अनोमीय परपथ कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ये क्या हो गया, ओमिक सर्किट एंड नॉन ओमिक सर्किट। ठीक, अब हमें पता है कि किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए उसमें वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तो तभी करंट फ्लो होगी, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। यानी जब करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है तो उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये करंट फ्लो करेगी। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम उस सर्किट में सेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो एक सिंपल सेल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रिक सेल की बात करें ठीक, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल एक इस तरह का होता है सेल, इसमें एक कंटेनर होता है, इसमें एक प्लेट होती है प्लस और माइनस। ठीक है, यानी कैथोड और एनोड होते हैं। ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और इसमें एक सर्किट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक, अगर ये की ऑन है तो इसमें करंट का फ्लो होगा, तो इसको कहेंगे हम क्लोज सर्किट। और अगर ये की ऑफ है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसको कहेंगे ओपन सर्किट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सेल का कुछ होता है ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है किसी भी सर्किट में एक कूलम के चार्ज को फ्लो करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो उस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, जिस सर्किट में ये सेल लगा हुआ है उस सर्किट में एक कूलम के चार्ज को फ्लो करने के लिए मतलब क्या होता है, अपन को ये है ना V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। तो V क्या है, यहाँ ईएमएफ है, E इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक, मतलब क्या है कि एक जब Q इज इक्वल टू 1 कूलम कर देंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा W। मतलब पूरे सर्किट में एक कूलम के चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है सेल द्वारा वो उस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ये क्लियर हुआ।
ठीक। अब क्या होता, इस सेल का तो हो गया, तो ये क्या हो गया, ई क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो गया, डेल्टा वी इंटू क्यू। ठीक। तो अगर कोई चार्ज इसमें फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेटों के बीच में, वो उसके ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसमें हमको फाइंड करना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ में रिलेशन। ये सेल है, इसकी ये दो प्लेट्स हैं, ये इसमें ये जुड़ा हुआ है आर। ठीक है। तो इसमें इसका कुछ इंटरनल वोल्टेज होगा वी। ठीक। और ये इसका कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज होगा। इसमें सपोज करो आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक। तो टोटल जिसका जो डेल्टा वी होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी के बराबर होगा। ठीक। तो ये वी बना रहेगा, और ये किसकी, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो ये स्मॉल वी का आई के बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर, डेल्टा वी। ठीक है। हमने जो अभी डेफिनेशन देखी थी वो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आया था, वहां से ई आया था, ईएमएफ। तो इसकी जगह रख देंगे ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। ठीक। मतलब इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के बीच में, और अगर इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई है, तो ये रिलेशन आता है इसमें। ठीक। तो अब अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें, आर की वैल्यू फाइंड करें तो आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी। ठीक। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई। ठीक। अब यहां से क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, आई आर के बराबर है। तो इस आई की जगह क्या रख सकते हैं अपन, v अपॉन आर। तो यहां रख देंगे v अपॉन आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। एक रिलेशन ये आ गया इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर में, और ई और वी में। ठीक। तो ये एक सेल्स का ईएमएफ सेल आ गया ये। ठीक। ये 10th लेवल का टॉपिक है। ठीक। मतलब ये टोटल इसमें पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। मतलब सेल के दो सर्किट होते हैं, एक इसका इंटरनल सर्किट होता और सेल का एक आउटरनल सर्किट होता। तो आउटर सर्किट होता, तो इंटरनल सर्किट की वजह से उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता, और बाय पर्पज की वजह से उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता। तो टोटल जो उसका वोल्टेज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक। और वो उसके ईएमएफ के बराबर होगा। तो हमने इसलिए ये निकाल लिया इससे, तो ये आया फॉर्मूला। ठीक। अब हम देखेंगे कि ये सारा 10th लेवल का चल रहा है अभी।
अगर इस तरह से रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं R1 R2 R3 I, ठीक, V1 V2, ठीक। तो इनका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन सीरीज। अभी हमने कैपेसिटेंस पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने अभी, कैपेसिटेंस पढ़ी थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक। तो करंट सारे उसमें आई 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 ही जाएगी। मतलब क्या है, अगर कोई भी रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनमें क्या चीज सेम रहती है, उनमें करंट सेम रहती है, ठीक। वोल्टेज डिफरेंस उनका तीनों का अलग अलग रहेगा, लेकिन उनमें करंट सेम रहेगी। तो करंट से क्या करेंगे हम, इसमें करंट कितनी आ रही, V1 कितना आ रहा, I1 I और R1, ठीक है। V2 कितना आ रहा, I R2, और V3 कितना आ रहा, I R3। इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इनका ये आ गया V1, ये आ गया V2 और ये आ गया V3, ठीक है। तो टोटल V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये टोटल V किसके बराबर आएगा, I तो वही रहेगी, और ये R हमने इसका मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमने क्या मान लिया, I इंटू R। तो ये हो गया I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो ये I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I से I कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सारे R एक से हैं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 3R, ठीक। यानी अगर N जुड़े हुए हैं तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा NR, ठीक। ये कब है, जब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर पैरेलली जुड़े हुए हैं तो फिर क्या होगा, इनकी करंट डिफर होगी और इनका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों के बीच का दोनों उसके सेम रहेगा। यहां बता दें, तो यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो V1 V2 है, ठीक है। यानी यहाँ हमने V1 V2 माना था, तो V कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो गया था, V1 माइनस V2, ठीक। तो इससे ये आया था V। ये टोटल इसके बीच में हम V1 V2 कंफ्यूजन के लिए दूर करें तो ये टोटल इधर के बीच का V है, यानी, ठीक। तो ये टोटल यहाँ और यहाँ के बीच का ये V है, ठीक। तो V यहाँ भी रहेगा, V यहाँ भी रहेगा, V यहाँ भी रहेगा, वो पैरेलल में सेम रहता। ये I 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2 और I3, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगी, V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू क्या होगी, V अपॉन R2, और I3 क्या होगी, V अपॉन R3।
आई कैपिटल आई मतलब टोटल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये अगर हम इसका इफेक्ट जो वो मान लें टोटल रेजिस्टेंस आर डैश, तो वी आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वी R1 प्लस वी R2 प्लस वी R3। वी कॉमन आ गया तो 1/R डैश इज इक्वल टू हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सीरीज में ये इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, अब अगर n है ये, ठीक, मतलब सारे सेम हैं, जैसे मान लो ये 1/R इज इक्वल टू क्या जुड़े हैं जी, 3 जुड़े, तो ये 3/R आ जाएगा। ठीक, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी R/3। तो अगर n जुड़े हैं तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगी R/n। ठीक, क्लियर हुआ? मतलब हमने R1 R2 R3 की जगह R मान लिए, तीनों एक से जुड़े, तो ऊपर क्या 1 2 3 3/R आ जाएगा, तो R डैश इक्वल टू R/3 आ जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो R डैश की वैल्यू R/n आ जाएगी। तो ये हमने बता दिया कि जो है सीरीज में और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है। बहुत 10th लेवल की चीज़ है, लेकिन रिवाइज करा दी मैंने 10th के स्टूडेंट के लिए भी कि R डैश इज इक्वल टू NR अगर सेम है और R डैश इक्वल टू R/n अगर उनकी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस सेम है। तो ठीक, अब हम इसी तरह से सेल्स को जोड़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। ठीक, तो ये ये आर। ठीक, तो इसमें हमें आई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, तो आई में क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती, करंट इज इक्वल टू क्या होता, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है। तो ये अगर सेल्स जुड़े हुए हैं सीरीज में तो इनके ईएमएफ जुड़ जाते हैं। ठीक, इनके ईएमएफ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो एक सेल का जितना ईएमएफ होगा उतना ही पूरी बैटरी का ईएमएफ होगा। लेकिन अगर सेल सीरीज में जुड़े हैं तो बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए उनके सेल के ईएमएफ को जोड़ देते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे n सेल जुड़े हैं तो इनका ईएमएफ कितना हो जाएगा NE। ठीक, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस n सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1 2 3 3R प्लस R। अगर हमने n माने तो R प्लस NR, और अगर सेल 3 है तो इधर 3 और n है तो n इंटू ई।
तो ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से काय में इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। ये भी 10th लेवल का टॉपिक था। ठीक है, अब हम इसे बताते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, मान लो हमने ये 3 सेल जुड़े हुए हैं, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसका ईएमएफ ई है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी आउटर सर्किट में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वो कैपिटल आर है। तो अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा इसमें, ये ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये कैपिटल आर रहेगा, और ये तो ये आर 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 अगर एन आर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो इनका रेजिस्टेंस होगा आर अपॉन एन। ठीक, तो अब इसका निकालेंगे हम, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, ये एलसीएम आ जाएगा, तो ये आर एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन का एन ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एन ई एन आर प्लस आर। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है एन जो है कैपिटल आर के संग में जो मल्टीपल होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में नीचे स्मॉल आर के साथ एन का मल्टीपल होता, बाकी एन ही दोनों में ही होता। इतना अंतर है दोनों के फॉर्मूले में। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखें, मतलब पैरेलल में भी और सीरीज में भी। ये भी 10th लेवल का टॉपिक है। ठीक है, 10th के बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, बाकी जो बच्चे 12th में हैं उन्होंने तो पहले पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। बोथ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, मतलब क्या है कि
मतलब क्या है, ये सेल जो है 3 सीरीज में जुड़े हुए हैं और 3 सेल्स की 2 सीरीज पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। जो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन शो किया है बोर्ड पर, इसमें 3 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं और 3 सेल की एक सीरीज 2 सीरीज पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर है और एक्सटर्नल सर्किट में कैपिटल आर जो है वो जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक, तो अब वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है कि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, तो क्या है, हम ये मानेंगे कि सीरीज सेल्स इन ईच सीरीज नंबर ऑफ सेल in each series is equal to n। ठीक, मतलब यहाँ पे जो हमने 3 दिखाए हैं उनकी संख्या n मानी। ठीक, और नंबर ऑफ सीरीज वो m मानी। ठीक, मतलब जो 2 सीरीज है हमने वो m मानी, मतलब यहाँ m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 3 है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अब हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला में वही होता टोटल ईएमएफ। ठीक, तो हमने बताया था पहले ही कि जो ईएमएफ होता वो सीरीज में जुड़ जाता, तो यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ 3E होगा, क्योंकि 3 पैरेलल में तो वही रहता, तो ये जुड़ गए तो 3E हो जाएगा इसका ईएमएफ। और इसका क्या रहेगा, एम इसका वही रहेगा, क्योंकि सीरीज में वही रहता है पैरेलल में वही रहता। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया हमारा, टोटल ईएमएफ हो गया और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ हमारा यहां से हो गया n इंटू ई। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा कि ये रेजिस्टेंस आर 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 करके n टाइम जुड़े हैं, तो एक सीरीज में रेजिस्टेंस हो गया n आर एक सीरीज में, और फिर अगर m सीरीज पैरेलल में जुड़ी हुई है तो उसका जो r डैश आया वो कितना आया n r अपॉन m। क्यों, क्योंकि मान लो हम इस तरह से जोड़ देते r डैश 1 अपॉन r इज इक्वल टू डैश n तक कैपिटल R, R इज इक्वल टू होता R अपॉन n होता है। तो यहीं से इसलिए जो हमने NR करके जोड़ दिए, तो इसमें NR अपॉन m हो गया R डैश की वैल्यू। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा, R प्लस NR अपॉन m। ठीक, तो हम क्या करेंगे, m इसमें एलसीएम लेंगे तो m का मल्टीप्लाई इधर होगा और m का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आएगा, जबकि दोनों हैं मतलब m r प्लस n r, ये हमारा आएगा क्या, जबकि सेल्स सीरीज में भी जुड़े हुए हैं और पैरेलल में भी जुड़े हुए हैं। n जो है एक सीरीज में सेल्स की संख्या है और उसी तरह की m सीरीज इसमें जुड़ी हुई है बैटरी में, तो ये फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये आएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम करंट कब आएगी, कॉम्बिनेशन किस तरह का होगी, मैक्सिमम आए करंट की वैल्यू। ठीक, अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आई की वैल्यू आई, कितनी आई, आई इज इक्वल टू आई
एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक, ये आई वैल्यू। तो आई मैक्सिमम कब होगी? आई मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू, नीचे वाले की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। एम आर प्लस एन आर की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम कब होगी? देखो हम ये करते हैं, एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू, ठीक, हम इसको अंडर रूट करके इसका स्क्वायर करते तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मतलब अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर कर दें तो ये एम आर ही रहेगा। इसी तरह से अंडर रूट एन आर करके इसका होल स्क्वायर कर दें तो यही रहेगा। अब इसमें कुछ जोड़ दें या उतना ही घटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2 एम आर एन आर ही इसमें जोड़ घटा दिया और 2 एम आर और अंडर रूट 2 एन आर ही इसमें घटा दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, लेकिन इससे एक ये फॉर्मूला निकल आया यहाँ पे। ठीक, क्या फॉर्मूला निकल आया? अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 एम आर एन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल आया। तो इसकी वैल्यू मिनिमम होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, यानी ये 0 होना चाहिए। ठीक, यानी अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 0। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होना चाहिए 0। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा। फिर इसमें तो क्या हुआ? अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एन आर। ठीक, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो एम आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर। ठीक, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन एम। एन आर अपॉन एम क्या है? टोटल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब एन सेल अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनकी एम सीरीज है तो वो पैरेलल में होंगी सीरीज, तो ये इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो फॉर्मूले से क्या आया कि मैक्सिमम आई की वैल्यू के लिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो एक चीज ये यहाँ से आ गई कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम आई कब होगी मिक्स्ड सर्किट में, जबकि सेल्स दोनों तरह से जुड़े हुए हैं, माने कुछ सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं और उतनी सीरीज जो है उन सेल्स की वो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कब होगी? तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू जब होगी जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक, जहां n इंटू एम क्या है? नंबर ऑफ सेल्स है। कोई पूछे अगर कि नंबर ऑफ सेल्स क्या दिए हुए हैं आपके, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? n इंटू एम। ठीक, मतलब एम सीरीज और एन एक सीरीज में सेल। ठीक, नंबर ऑफ सेल्स ये है। तो ये इससे क्लियर हो गया। आज हमने जो टॉपिक लिया सिंपल सर्किट का, ये पूरा समझ लीजिए 10th का रिवीजन था। 12th का जो स्पेसिफिक पार्ट है इस चैप्टर में वो अब शुरू होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। If you enjoyed the video, please